सभी को नमस्कार। कृषि भूगोल के अंतर्गत कृषि को प्रभावित करने वाले विभिन्न भौगोलिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक कारक होते हैं। हमने भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारकों का अध्ययन किया जो कृषि को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। अब हम कृषि को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारकों की बात करते हैं, क्योंकि विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान देखने को मिलता है और इसका मुख्य कारण धरातलीय उच्चावच, जलवायु में भिन्नता आदि मुख्य होते हैं। इसी के साथ ये जनसंख्या वितरण हमारे कृषि को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं और इनको हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर नजर डालते हैं तो भारतीय कृषि को ये मुख्य रूप से प्रभावित करती है। कृषि के प्रारूप, उसका वितरण, उसका घनत्व आदि को प्रमुख रूप से ये सांस्कृतिक कारण प्रभावित करते हैं। कौन कौन से सांस्कृतिक कारक हैं जो कृषि को प्रभावित करते हैं, इनमें हम बात करेंगे आहारीय आदत, आहारीय आदत। दूसरा जातियों, जातियां, आहारीय आदत, जातियां। तीसरा जनसंख्या। चौथा धर्म। पांचवा सरकारी नीतियां। सरकारी नीतियां खेतों का आकार व चकबंदी। और सातवां शिक्षा। ये 7 ऐसे कारक हैं, सांस्कृतिक कारक हैं, जो हमारी कृषि के प्रारूप को निर्धारित करते हैं। यहां हम भारतीय संदर्भ में इन कारकों की बात कर रहे हैं। विश्व के साथ साथ भारतीय संदर्भ में भी हम इन कारकों की बात करेंगे। हम आहारीय आदत की जब बात करते हैं, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के धरातलीय उच्चावच, विभिन्न प्रकार की जलवायु और इन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं, जातियां निवास करती हैं। इन जातियों में विशेष प्रकार का भोजन किया जाता है जो इनकी आहारीय आदत होती है। यानी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ये कृषक, ये जातियां अपने लिए
अन्न का उत्पादन करती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां, भौगोलिक परिस्थितियां होते हुए भी अपनी पसंदीदा फसल का उत्पादन ये करते हैं। जैसे हम भारत की बात करते हैं, बंगाल के लोग चावल का उत्पादन करते हैं, हरियाणा पंजाब के जो लोग हैं वो गेहूं का उत्पादन करते हैं, और अधिकांश क्षेत्रों में ये गेहूं का उत्पादन हम मध्य भारत है उसका अधिकांश जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर गेहूं का उत्पादन करते हैं हम, जिसके कारण से गेहूं इनका मुख्य आहार्य आहार होता है। इसी के साथ राजस्थान की बात करते हैं। कुछ भाग ऐसे हैं जहां पर अधिकांश वर्ष के अधिकांश समय में बाजरे का भोजन करते हैं, भोजन में सम्मिलित हो जाए बाजरा। तो इस प्रकार आहारीय आदत हमारी कृषि को प्रभावित करता है। इसी प्रकार हम जातियों की बात करते हैं। जाति व्यवस्था भी कृषि को प्रभावित करती है। कुछ जातियां ऐसी होती हैं जो मेहनती होती हैं और अपनी मेहनत के अनुसार वो कृषि प्रारूप को, कृषि घनत्व को प्रभावित करती हैं, और इसी के फलस्वरूप उन क्षेत्रों में कृषि की सघनता भी देखने को मिलती है। इसी प्रकार हम मुख्य रूप से जब जनसंख्या को शामिल करते हैं इस कारक में, इस सांस्कृतिक कारकों में, तो जनसंख्या मुख्य रूप से हमारी कृषि को प्रभावित करती है, क्योंकि कृषि प्रत्यक्ष रूप से जनसंख्या द्वारा प्रभावित होती है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या, लगभग 99% जनसंख्या कृषि उत्पादन द्वारा अपना भरण पोषण करती है। केवल विश्व की 1% जनसंख्या मछलियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यहां जब जनसंख्या वृद्धि और तकनीकी विकास के साथ साथ हमारे कृषि प्रारूप में अंतर स्पष्ट रूप से हम पिछले 50-60 सालों में देख सकते हैं। जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। फलस्वरूप हमें कृषि उत्पादन की भी अधिक आवश्यकता होती है, और इसी कारण हमने तकनीकी विकास भी किया। हमने अपने खेतों में अच्छे किस्म के बीजों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अच्छी तरह की उर्वरक का हमने प्रयोग किया, सिंचाई के साधन हमने विकसित किए। उसके आधार पर जनसंख्या मुख्य रूप से कृषि को प्रभावित करती है। साथ ही जनसंख्या का जो प्रवास होता है वो भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है कृषि के प्रारूप में बदलने में। क्योंकि एक कृषक अगर अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में अगर वो निवास करता है तो अपने साथ अपने तकनीकी विकास को भी साथ लेके जाता है और उसका प्रयोग वो नए क्षेत्र में करता है। फलस्वरूप नए क्षेत्र को भी एक अलग प्रकार की कृषि का रूप देने का वो प्रयास करता है। तो इस प्रकार आवास और प्रवास, जनसंख्या में जो प्रवास होता है, हमारा आवास होता है, वो भी हमारे कृषि को प्रभावित करता है। हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म, विभिन्न जो धर्म होते हैं, कुछ जनजातियां होती हैं
उनमें कुछ चीजें निषेध होती हैं, उनका सेवन वो जातियां नहीं करती हैं, उन धर्मों में नहीं किया जाता है। जैसे मेघालय, मिजोरम की जो खासी और लुसाई जातियां हैं, वो दूध उत्पादन या दूध से संबंधित जो पदार्थ होते हैं उनका उपयोग इन जनजातियों में निषेध माना गया है। हिंदू धर्म में पशु हत्या को निषेध माना है। मुस्लिम धर्म में सूअर पालन नहीं किया जाता, जबकि चीन में एक प्रथा है कि मृत्यु व्यक्ति को जितनी कब्रगाह में जमीन दी जाती है उतनी ही जमीन उसको स्वर्ग में मिलेगी। ये मान्यता चीन के कुछ क्षेत्रों में देखी जाती है। तो उसी के अनुसार ये कृषि को प्रभावित करता है। भारत में एक ऐसी परंपरागत व्यवस्था देखने को मिलती है, पिता की जो संपत्ति होती है उसमें पुत्रों का बराबर का अधिकार होता है, बराबर का हक होता है। इसी प्रकार मुस्लिम धर्म में पुत्रों के साथ साथ पुत्रियों का भी बराबर का हिस्सा होता है। तो इस प्रकार जैसे जैसे समय गुजरता है, भूमि का या खेत का जो आकार है वो समय के साथ साथ छोटा होता जाता है। तो ऐसे क्षेत्रों में जैसे जैसे जोत का आकार छोटा होता जाता है तो हम वहां तकनीक का प्रयोग नहीं कर सकते, नई विधियों का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास नाम मात्र का खेत होता है, जोत का आकार छोटा होता है। फलस्वरूप वहां हम इनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। फलस्वरूप हमारी कृषि प्रभावित होती है। इसी के साथ सरकारी नीतियां भी होती हैं। इन सरकारी नीतियों में कुछ फसलों का जो मूल्य होता है वो सरकार के द्वारा निर्धारित होता है, कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है। तो इस कारण से कृषक कभी उत्साहित होता है, कभी हतोत्साहित होता है, जिसके कारण से नियमित रूप से उसको असमंजस की स्थिति बनी रहती है कि किन फसलों का उत्पादन वो करे, किनका नहीं करे। तो इस आधार पर हम अगर साम्यवादी देशों की बात करते हैं तो सरकार का नियंत्रण कृषि प्रणाली पर होता है। तो सरकारी नीतियां भी हमारे कृषि को प्रभावित करती हैं। हम खेतों की आकार और चकबंदी की बात करते हैं। भारत के अधिकांश कृषि क्षेत्रों में ये देखने को मिलता है कि कृषि भूमि का अधिकांश हिस्सा बहुत कम लोगों के पास मिलता है और अधिकांश जनसंख्या के पास कृषि के लिए बहुत कम जमीन उपलब्ध होती है, या कृषक के पास कुछ जमीन यहां मिलेगी, कुछ जमीन यहां मिलेगी, कुछ जमीन यहां मिलेगी, कुछ यहां मिलेगी। तो एक कृषक अलग अलग क्षेत्रों में जो छोटे छोटी जोत है उनको नियंत्रित या उन पर फसल का जो कार्य है, कृषि का जो कार्य है वो आसानी से नहीं कर सकता, क्योंकि उसके छोटे छोटे खेत होने के कारण और साथ ही वो अलग अलग जगह होने के कारण उसको वो कृषि में पर्याप्त समय नहीं दे पाता। इसी के कारण भारत सरकार ने चकबंदी योजना लागू की, जिसमें एक कृषक के पास अनेक अलग अलग क्षेत्रों में जितने कृषि भूमि थी उसको एक साथ उस कृषक को दे दी गई, जिसके कारण से वो अपना ध्यान कृषि पर लगा सके, अधिक उत्पादन वो कृषि भूमि पर प्राप्त कर सके
उसकी अच्छी देख रेख कर सके। तो इस कारण से चकबंदी जो व्यवस्था है भारत में लागू की गई, जिसके कारण से कृषक को बहुत फायदा हुआ। इसी के साथ हम शिक्षा की बात करते हैं, तो जैसे जैसे शिक्षा का विस्तार होता है, कृषक के पास कृषि से संबंधित विभिन्न तकनीकों का ज्ञान होता है, विभिन्न प्रकार की समस्याओं का वो हल कर पाता है उन तकनीकों की सहायता से। तो जैसे जैसे शिक्षा का विस्तार होता गया, किसानों को उन्नत बीजों के बारे में पता चला, उर्वरकों के बारे में पता चला, मशीनों के बारे में पता चला, अनेक प्रकार की जलवायु से संबंधित जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनके बारे में पता चला। तो शिक्षा का स्तर बढ़ने से हमारा जो कृषि का जो प्रारूप है उसमें भी बदलाव देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कारक होते हैं जो कृषि को प्रभावित करते हैं। कुछ प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, लेकिन सांस्कृतिक कारक अधिकांशतः ऐसे कारक हैं जो कृषि को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। तो हमने कृषि को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, राजनीतिक कारक आदि के बारे में पढ़ा। किस प्रकार ये कारक कृषि को प्रभावित करते हैं, कृषि के वितरण को प्रभावित करते हैं, कृषि के प्रारूप को प्रभावित करते हैं, कृषि के वितरण और घनत्व को प्रभावित करते हैं। थैंक यू।